आइए तो फिर एक बार ये देखें कि अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है और क्या क्या बाकी है। तो मैंने आपको बताया था कि बाय बैक ऑफ शेयर्स में हमारी लगभग 5 तो मेन कोर एंट्रीज हैं जो कि हमारे हर एक क्वेश्चन में हमें पास करनी होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाता है, तो हम शेयर बायबैक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। उसके बाद जब हम शेयर बायबैक करते हैं तो उसकी पेमेंट हम नॉर्मल बैंक से ना दे करके शेयर बायबैक बैंक अकाउंट से पे करते हैं। तो पहली दो एंट्रीज बहुत ही सिंपल एंट्रीज हैं। पहली में हमने बैंक अकाउंट खोलना है और दूसरी में उस बैंक से हमने बायबैक कर लेना है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम बायबैक क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपनी कैपिटल को कैंसिल करना है। तो फिर हम कैपिटल को कैंसिल करने की एंट्री पास करते हैं। हमारी बुक्स में जो कैपिटल है वो फेस वैल्यू पर है और हमने उसको ज्यादा प्राइस पर बायबैक किया होता है, तो वो जो ज्यादा प्राइस है वो हमारे लिए लॉस है और उस लॉस को हम प्रीमियम ऑन बायबैक के नाम से डेबिट कर देते हैं। ये हमारी थर्ड एंट्री होती है। इसके बाद हमें दो और एंट्री पास करनी होती है। पहला तो हमारा ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है इसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर कम पड़ जाए तो फिर हम फ्री रिजर्व्स का यूज करते हैं। यानी ये एंट्री एकदम सिंपल एंट्री नहीं है। पहली बार जब बच्चा पढ़ता है तो वो इसके अमाउंट्स को डालने में दिक्कत कर जाता है। तो आपने जब ये एंट्री में अमाउंट पुट करना है तो ध्यान से समझना है कि ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है ये नीचे क्रेडिट में यहां आएगा। फिर चाहे आप वर्किंग नोट में बना लो, चेक कर लो। नहीं समझ में आया तो आज के क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि इस एंट्री के अंदर आप अमाउंट कैसे डालते हैं वो आपने सीखना है। ये मत कहना कि सर हमें तो समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो आपकी दिक्कत है, आप पढ़ते हुए सीरियस नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए आपने किसी को लेट अस सपोज 300 रुपीज पे करने हैं। सोचिए, अब आपकी पॉकेट में आपने देखा कुछ 100 रुपीज के नोट हैं, कुछ 200 रुपीज के नोट हैं, तो आप उसके हिसाब से निकाल के उसको देते हैं ना। ऐसे यहां पर भी जो प्रीमियम हमने राइट ऑफ करना है, पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस है वो देखते हैं। अगर वो कम हो तो फिर हम फ्री रिजर्व्स को डेबिट करते हैं। तो यहां एलोकेशन की एक तो कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है। जिन्हें भी दिक्कत आती हो वो क्या करें, वो यहां नोट कर लें कि भाई पहले अमाउंट हम ये वाला लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, और अगर कम पड़ जाए तो बैलेंसिंग फिगर में ये लिखते हैं। ठीक है। अगर आपको लगे कि सर मुझे एंट्री लिखते हुए अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत सिंपल है, अगर आपको दिक्कत लगे तो आप नीचे वर्किंग नोट में उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद सर ये आता है कि हमें एक सीआरआर बनाना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो तो लॉ कहता है कि या तो नई कैपिटल को इश्यू करो। अगर नई कैपिटल को आपने इश्यू कम अमाउंट से किया है या नहीं किया है, तो जितना भी डिफरेंस बच रहा है उसके लिए आपको सीआरआर बनाना है। और फिर मैंने आपको बताया था कि सीआरआर बनाने के लिए इस चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल करने की इजाजत है। लेकिन अगर हम बाय बैक करेंगे तो बाय बैक में ये इसकी इजाजत नहीं होती, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से लिख दिया। फिर मैंने आपको सीआरआर बनाने के लिए मैंने बताया था कि सीआरआर को हम किस तरीके से बनाते हैं। खैर ये हमारी 5 कोर एंट्रीज हैं, जिसमें इस एंट्री पर आपको ध्यान रखना और इस पे आपको ध्यान रखना। एक बात और, आपके पास बुक होती है, बुक के अंदर सॉल्यूशन भी होता है। जब आप पढ़ते हैं और आपका सॉल्यूशन मैच नहीं करता तो बहुत जल्दी आप घबराने लगते हैं कि सर हमें तो आता ही नहीं। अरे जितना बन गया उसके लिए अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए कि हाँ सर बन गया। जो नहीं बना उसको नोट कीजिए, क्यों नहीं बना, क्या गलती थी। हम जब प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हैं एग्जाम से पहले प्रैक्टिस, ताकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो कमियां हैं वो पूरी होंगी। तो कमियों को देख के घबराते नहीं है कि सर मेरा तो आंसर मैच नहीं हुआ, मेरे को समझ नहीं आया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। खैर सर ज्यादा बोलोगे तो हम कंफ्यूज जाएंगे। हमने समझ लिया 5 कोर एंट्रीज हैं, जिसमें एंट्री नंबर 4 और 5 को हमने समझना है। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, नहीं समझ में आया फिर रिपीट होंगी। लेकिन अब क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होता कि हर क्वेश्चन में केवल ये 5 ही एंट्रीज बनेगी, यानी हमें कुछ और भी एंट्रीज क्वेश्चन में डालनी होती है, और वो डिपेंड करती है कि क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है। नाउ अब इसमें मैं आपको कुछ और बातें ऐड करने जा रहा हूं, वो समझिए।
नंबर वन, कुछ जरूरी कंडीशंस हैं, उनमें से एक कंडीशन है कि जो भी शेयर्स हम लोग बायबैक करेंगे वो सब फुल्ली पेड अप होने चाहिए। सर इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में ऐसे आ रहा है 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 पेड अप। आपकी बुक्स में आ रहा है कि आपकी बैलेंस शीट में 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ₹10 वाले, ₹7 पेड अप। यानी यहां पर जो अमाउंट आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 35 lakhs का। यानी कि आपने जो ₹10 का शेयर कभी भी इशू किया था उस पर केवल आपने शेयर होल्डर से ₹7 मांग रखे हैं। यानी कि अभी इसके ऊपर फाइनल कॉल ₹3 पेंडिंग है। ओके, जो हम सीआरआर बनाते हैं, सीआरआर बनाने के लिए लॉ कहता है कि गगन इस कैपिटल को पहले फुल्ली पेड अप करना जरूरी है। आप चाहोगे तो बुक में थ्योरी के पेजेस में मैं ये बात बता दूंगा कि बायबैक करने से पहले हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारी ये जो इक्विटी शेयर्स हैं जिन्हें हम बायबैक करने जा रहे हैं, या प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें भी हम बायबैक करने जा रहे हैं, वो पहले फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अब बच्चों के मन में सवाल यह आएगा कि सर तो जब आपने पिछली क्लास पढ़ाई थी उसमें हमें सबसे पहले एंट्री यही सिखानी चाहिए थी ना कि शेयर्स जो हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। तो बेटे जब हम लर्निंग करते हैं तो थोड़ा सा धीरे धीरे कराते हैं ना, बच्चे हैं एक साथ क्या क्या सीखेंगे। तो इसलिए पहले मैंने आपको 5 कोर एंट्रीज बताई थी, अब मैं आपको और एडिशनल एंट्रीज बता रहा हूं। हम कोशिश करते हैं कि हम एंट्रीज का सीक्वेंस अपनी समझ के हिसाब से बना लें। पहले हम ये वाली एंट्री बना लें, फिर हम वो एंट्री बना लें। लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि सर ये एंट्री का सीक्वेंस गलत हो गया। अरे थ्योरेटिकली तो हम सारी एंट्रीज एक ही डेट में बना रहे होते हैं, तो इसलिए कोई एंट्री अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बन जाए तो हम लोग उसका, मैं तो माइंड नहीं करता, बाकी टीचर प्रोफेसर जो हैं वो जो मर्जी करते रहे। तो मैंने आपको सबसे पहला कंसेप्ट ये बताया कि लॉ ये कहता है कि अगर शेयर बायबैक करने हैं तो जो सिक्योरिटी, जिसके लिए सिक्योरिटी के लिए शुरू से लड़ाई हो रही है कि सीआरआर बनाना है, उस कंसेप्ट का मेन क्रक्स ये है कि आपकी कैपिटल फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। आपकी कैपिटल फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। यानी अगर क्वेश्चन में आपकी कैपिटल फुल्ली पेड अप नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें फुल्ली पेड अप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? हम इनको कैसे फुल्ली पेड अप बना सकते हैं? मेरी बात समझिए। नंबर 1, एक तरीका तो यह है कि हम फाइनल कॉल अपने शेयर होल्डर से फाइनल कॉल मांगे। जैसे हम शेयर्स में क्या करते हैं, कॉल मांगते हैं और शेयर होल्डर पे करते हैं। एक तो तरीका यह है कि आप फाइनल कॉल मांगिए उनसे। दूसरा तरीका यह है कि आपकी कंपनी के पास अगर बहुत सारे प्रॉफिट पड़े हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कंपनी के प्रॉफिट्स में से फाइनल कॉल पूरी कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देते हैं बोनस कॉल। अगेन आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है बोनस कॉल। एक टर्म आती है हमारे पास बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर और बोनस कॉल दोनों अलग अलग बातें हैं। सर हमें कब क्या करना होगा? अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ ये कहता है कि हमारे शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, तो आपने हमेशा फाइनल कॉल मंगवानी है। और मुझे बताइए फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसे बोलते हैं कॉल ड्यू हो गई। और फिर हम एक एंट्री पास कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अगर मेरा यही क्वेश्चन होता तो मैं ऐसे पास कर देता एंट्री कि 50,000 शेयर्स हैं, ₹3 की फाइनल कॉल बनती है, तो 1,50,000 रुपीज, सॉरी 5 लाख शेयर्स थे, सॉरी शेयर्स 5 लाख हैं, तो 15 लाख रुपीज की मैं कॉल ड्यू करता और 15 लाख रुपीज में शेयर होल्डर से रिसीव करता। मेरी दो ये एंट्री एक्स्ट्रा बनेगी। 90% हमारी यही एंट्री बनती है। लेकिन अगर क्वेश्चन
ये कह दे कि आपने बोनस कॉल करनी है, तो फिर मैं क्या एंट्री पास करूंगा? अब बोनस कॉल की एंट्री समझ लीजिए। मैं पहली एंट्री पास करूंगा, शेयर फाइनल कॉल डेबिट। जब भी हम कॉल मंगवाते हैं तो फाइनल कॉल को हम ड्यू करते हैं और फाइनल कॉल हमारी डेबिट हो जाती है। टू शेयर कैपिटल, ये आप क्लास 12th में भी पढ़ते थे। जब हम कॉल मंगवाएंगे तो हमारी कॉल की वैल्यू बढ़ जाएगी, सॉरी हमारी कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा। मैंने बार बार बताया कि एंट्री बनने के बड़े सिंपल से रूल होते हैं, एक दो बार रिकॉल करेंगे समझ में आ जाएगा। आपने कॉल मंगवाई, शेयर कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट कर दो। नाउ पहली एंट्री हमने ये पास की। अब हमने इनसे पैसे नहीं मांगने, हमने इनको प्रॉफिट में से ये देना है, तो हम एक एंट्री पास करेंगे। हमारे पास अगर कोई फ्री रिजर्व्स हैं तो फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल, ये एंट्री हम पास करेंगे। सर यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटे हम यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन में ध्यान से जा करके देखिए कि बाकी जगहों पर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर रहे हो, लेकिन यहां पर इस एंट्री में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक स्पेसिफिक सेक्शन है, वहां लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज बोनस शेयर्स के लिए हो सकता है, लेकिन बोनस कॉल के लिए नहीं हो सकता। सर बोनस कॉल क्या है? बोनस कॉल का मतलब है कि शेयर ऑलरेडी इशूड था, केवल उसके कुछ कॉल पेंडिंग थी, वो आपने बिना पैसे लिए शेयर होल्डर को पूरी कर दी, तो वो बोनस कॉल है। अगर आप शेयर होल्डर को पूरा का पूरा फ्री में शेयर दे दो तो वो बोनस शेयर है, वो भी आगे चल के आएगा। तो हमने एंट्री पास करनी है फ्री रिजर्व डेबिट टू बोनस कॉल, और फिर हम एक एंट्री और पास कर देंगे इसके साथ में, और वो एंट्री हो जाएगी हमारी बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये तीनों एंट्री हमारी 15 लाख से पास होंगी। और अगेन जब हम बोनस कॉल की एंट्री पास करेंगे तो पहले यहां 15 लाख लिखेंगे, और फ्री रिजर्व में मेरे पास एक से ज्यादा रिजर्व हो सकते हैं, जनरल रिजर्व हो सकता है, P&L हो सकता है। तो सर पहले जनरल रिजर्व लिखूं या पहले P&L लिखूं? तो फ्री रिजर्व में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम लोग रिजर्व को पहले यूज कर लेते हैं। ओ, तो मैंने आज आपके पुराने कंसेप्ट में एक नई चीज ऐड कर दी कि बाय बैक करने से पहले क्वेश्चन अगर साइलेंट भी है तो भी हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, इन बातों को आप लिखना चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, जहां कंसेप्ट नोट करते हो वहां लिख लिया करो। और मैं तो आपको बताऊं, मेरी टीचर जब मुझे बताती थी तो मैं साथ में हिंदी इंग्लिश जैसे पसंद हो वहां लिख लिया करता था। एक दो बार पढ़ते हैं फिर हमारे माइंड में सेट हो जाता है। बुक में पढ़ने जाए तो ढूंढना पड़ता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या रह गया। तो मैंने कहा सिचुएशनल एंट्रीज को समझो। सिचुएशन ये आपको देख के पता लगानी है। इफ शेयर्स आर टू बी बॉट बैक आर पार्टली पेड अप, अगर जो शेयर्स आप बाय बैक करने को क्वेश्चन कह रहा है वो पार्टली पेड अप है तो वो लिखेगा नहीं, आपने कंसेप्ट याद रखना है, इसको फुली पेड अप बनाएंगे। तो आप शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे और फिर उसको रिसीव कर लेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको बोनस कॉल का कंसेप्ट बता दिया है, मैंने यहां नोट में लिखा नहीं है, तो आप बोनस कॉल के कंसेप्ट को जहां आगे पीछे लिखना चाहो लिख लेना। वैसे मैं देख लेता हूं कि शायद मैंने इसको कहीं नीचे आगे पीछे कहीं लिखा हो, नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। यहां पर हमने बोनस कॉल को यहां पर मेंशन किया हुआ है, देखो ये देखो, ये बोनस कॉल को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। ठीक है सर, एक तरीका तो ये हो गया। अब और क्या सिचुएशनल या कंडीशनल एंट्रीज हमारे पास हो सकती हैं? नाउ आप करने जा रहे हैं बायबैक, तो बायबैक करने के लिए लॉ ने कहा था कि गगन सर बच्चों को सिंपल भाषा में समझाओ। आप सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे रहते हो और आपके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अगर कोई व्यक्ति अलग रहते हैं और वो अपने घर की एक वॉल को हटाना चाहते हैं, कमरे को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं भैया वॉल नहीं हटेगी, या तो वॉल की जगह पर वॉल ही बनेगी, नहीं तो आपको पिलर डालना पड़ेगा। यानी कि अगर बायबैक हो रहा है तो इसकी दो बातें हो सकती हैं, या तो आप इसके लिए फ्रेश इशू कीजिए, फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल,
बायबैक करेंगे तो कैपिटल कम होगी, फ्रेश इशू करेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी एतराज नहीं होगा। किन लोगों को? जो कंपनी के लाइबिलिटी होल्डर्स हैं, उनको एतराज नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बनाना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि भाई इस चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व यूज करके आप सीआरआर बना सकते हो। तो सीआरआर बनाने के लिए जितनी भी कैपिटल हमने बायबैक की है उसकी फेस वैल्यू में से हम माइनस कर देते हैं, जो हमने फ्रेश इशू किया है उसको माइनस करते हैं, जो बैलेंस अमाउंट बचता है उससे हम सीआरआर बनाते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी सर। यानी कि फ्रेश इशू, अब फ्रेश इशू अगर क्वेश्चन में है, उसने बताया है कि फ्रेश इशू करना है, तो भाई फ्रेश इशू की एंट्रीज क्या होती है नाउ? तो फ्रेश इशू की एंट्री की बात करते हैं। हमारी फ्रेश इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये दो एंट्रीज हम लोग बनाते हैं। रियल लाइफ में तो बेटे दो अलग अलग एंट्रीज बनती हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक एंट्री बनती है, और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग बनती है। क्यों? रियल लाइफ में जब हमें एप्लीकेशन मनी मिलता है वो डेट अलग होती है, और जब हम शेयर इशू करते हैं वो डेट हमारी अलग होती है। तो रियल लाइफ में तो ये हमारी दो अलग एंट्रीज बनती हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हम अलग अलग एंट्री भी बना देते हैं और एक कंबाइन एंट्री भी बना देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में और बहुत सारी एंट्रीज हैं, टाइम लगना है, इसलिए हम कंबाइन एंट्री भी बना देते हैं। सर अगर मैं इन दोनों की कंबाइन एंट्री बनाऊं तो अगर आप सिंपल सी अपनी कॉमन अकाउंट्स की नॉलेज लगाएंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहां क्रेडिट हो रहा है और यहां पर वो डेबिट हो रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा मुझे इसकी कंबाइन एंट्री बताना चाहे तो बहुत सिंपल है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब क्वेश्चन में अगर इक्विटी शेयर का बायबैक हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू होगी, तो यहां प्रेफरेंस और लग जाएगा। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। नाउ एक सिंपल सी बात, कई बार एग्जामिनर कहता है कि मैं बच्चों को थोड़ा सा ना टेस्ट करूंगा। वो कहता है गगन सर देखो हमने 20 लाख रुपए की फेस वैल्यू की कैपिटल को बायबैक किया, और वो कहता है क्वेश्चन के अंदर फ्रेश इशू करना है लेकिन अमाउंट नहीं बताता, क्वेश्चन अमाउंट नहीं बताता, और क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास फ्री रिजर्व तो हैं, हमारे पास फ्री रिजर्व तो हैं, लेकिन वो हमारे पास केवल और केवल 6 लाख रुपीस के हैं। अब बच्चा कहता है कि सर आपने हमें क्वेश्चन ही नहीं कराया जिसमें फ्रेश इशू गिवन ना हो। तो बेटे ये कंसेप्ट समझ लीजिए, हर बात के ऊपर एक एक क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हमने एक कंसेप्ट बताया, दीवार हटाएंगे तो या दीवार बनाएंगे या पिलर लाएंगे या दोनों करेंगे। मैंने 20 लाख रुपए की कैपिटल बैलेंस शीट से हटानी है, तो मुझे यह पता है कि मेरी नई कैपिटल और मेरा सीआरआर 20 लाख का होना चाहिए। लॉ कहता है दोनों मिला के करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास फ्री रिजर्व केवल 6 लाख के हैं तो मैं सीआरआर 20 लाख का तो बना नहीं सकता। अगर मेरे पास 6 लाख के फ्री रिजर्व है और मैंने 20 लाख की कैपिटल बायबैक करनी है, तो भाई सिंपल सी बात हो गई कि मैं 14 लाख रुपए का फ्रेश इशू निकालूंगा। अगर क्वेश्चन में ना दिया तो 14 लाख का फ्रेश इशू हो गया। प्रीमियम इससे अलग होगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि हम जो फ्रेश इशू करेंगे वो 10% प्रीमियम पर होगा, 20% प्रीमियम पर होगा, तो प्रीमियम थोड़ा सा अलग बात है, प्रीमियम को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम। हमें 14 लाख रुपए की फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल इशू करनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि कुछ थोड़ा सा ना और भी टेक्निकल बातें आ जाएंगी, इसलिए मैंने एक हल्का सा आपको आइडिया दिया है कि हाँ आप बात को समझ जाओ। तो हम वापस चलते हैं और हम देखते हैं कि भाई हमने वहां पर कौन कौन सी एंट्री की बातें वहां पर की हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके जो शेयर आप बाय बैक कर रहे हैं वो फुली पेड अप ना हो
यानी वो पार्टली पेड अप हो तो उनको फुली पेड अप बनाना। फुली पेड अप बनाने के लिए आप उनसे फाइनल कॉल मांगना, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो रिसीव करना। अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि नहीं बोनस कॉल करनी है तो वो मैंने आपको बताई। फ्रेश इशू क्वेश्चन देगा तो ये दो अलग अलग एंट्रीज मैंने आपको बता दी। आप चाहें तो कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं। अब हमें लास्ट एक चीज और समझनी है कि शेयर बायबैक करने के लिए हमें पैसा चाहिए। बिना पैसे के काम नहीं होगा। हमने बड़ी आसानी से एंट्री बना दी। सबसे पहली एंट्री बना दी हमने, एंट्री बनाई शेयर बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारी ये सबसे पहली एंट्री हमने सीखी थी। अब कौन सा बिजनेसमैन ऐसा होगा जिसके पास बैंक अकाउंट में इतना स्पेयर पैसा रखा हुआ होगा कि वो ये एंट्री बना ले? इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में दो बातें हो सकती हैं। अगर कंपनी समझदार होगी तो उसने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई होंगी। उसको पता है कि भैया हमें शेयर बायबैक करनी है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे और हम पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में हमने 50 लाख रुपीस के शेयर्स को बायबैक करना है और मान लीजिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है 35 लाख रुपीस की, तो हम उसको क्वेश्चन बताएगा कि हमने इन्वेस्टमेंट को सेल करना है, सेल कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स को जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास एक तो पैसा आएगा, हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारी इन्वेस्टमेंट चली जाएंगी। ये जो इन्वेस्टमेंट बुक्स में आ रही हैं ये कहलाती है बुक वैल्यू। और जब हम इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो हो सकता है वो कम अमाउंट पे सेल हो सकता है वो ज्यादा अमाउंट पे सेल हो, तो वो उसकी सेल प्राइस उसकी मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करेगी। अब हमारी इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने की है? 35 लाख की हैं। मान लो वो सेल हो जाती हैं 42 लाख में। इन्वेस्टमेंट 35 लाख की है, सेल हो जाएंगी 42 लाख में। तो जो डिफरेंस आया वो या तो प्रॉफिट है या लॉस है। अगर वो प्रॉफिट है तो उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अगर लॉस है तो P&L अकाउंट में डेबिट कर दो। यानी हमें इन्वेस्टमेंट को सेल करना, और इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री कोई टेक्निकल नहीं है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। मेरे पास क्या आया? मनी आया, तो बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट किया। मेरे से क्या गया? इन्वेस्टमेंट गई, तो मेरी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट थी वो क्रेडिट कर दो। उनका डिफरेंस बन गया प्रॉफिट या लॉस, और उस प्रॉफिट और लॉस को हम कहां डाल देंगे? P&L अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है। अब एक बच गया और कि सर हमारे पास पैसे कम पड़ गए तो हमें लोन लेना पड़ गया। अब बच्चा यहां भी अटक जाता है कि सर लोन का अमाउंट ही नहीं निकल रहा। बताओ इसमें क्या बात है? कितने पैसे चाहिए और कितने पैसे आपके पास हैं वो चेक करो। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कॉमन सेंस का लॉजिक है। वो आप कंपेयर करोगे, खुद भी करोगे तो वही आंसर आएगा। जो डिफरेंस आएगा वो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो बैंक लोन लेंगे तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये एंट्री भी सिंपल है। आप लाइबिलिटी ले रहे हो, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, पैसा आ रहा है बैंक डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सर क्या हम हर क्वेश्चन में बैंक लोन की एंट्री पास करते हैं? आंसर इज नो। सर क्या हम हर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं? आंसर इज नो। क्वेश्चन बताएगा। इन्वेस्टमेंट सेल करनी है या नहीं करनी है ये क्वेश्चन बताएगा। ओके, तो सर एंट्री हमें समझ में आ गई। अब क्या बच गया? अब बस हमारा बायबैक पूरा हो गया। और जब हमने बायबैक किया तो बायबैक में हमने क्या बनाया? CRR बनाया। सर ये CRR क्या होता है? तो ये कैपिटल होती है। सर लेकिन इसका नाम तो रिजर्व है। यस, उसका नाम रिजर्व है। और मैंने आपको बताया था कि ये रिजर्व केवल एक ही काम में आता है, कैपिटल कन्वर्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन लास्ट में ये भी कह सकता है कि गगन सर बोनस शेयर इशू कर दो। तो आप बोनस शेयर इशू करोगे तो आपके वो जो रिजर्व्स हैं वो जा करके आपकी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एक अच्छा जो गहराई से बच्चा पढ़ता है वो कई बार कहेगा कि सर ये क्या लॉजिक हुआ? एक तरफ कैपिटल को घटाते हो और दूसरी तरफ फिर उठा करके कैपिटल को बढ़ा दिया आपने शेयर इशू करके, तो इलॉजिकल है। तो अब मैं लॉजिक इलॉजिकल कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरा काम क्या है? क्वेश्चन ने जो दिया वो आपको समझाना, उसकी एंट्री बनाना, काम खत्म। तो अब ये हमारे पास जो कंसेप्ट था ये हमारे पास अब यहां कंप्लीट हो जाता है। इस सारी की सारी बातें मैंने आपको यहां पर समझा दी। अब जब आप यहां पर अपनी नोटिंग करेंगे तो आप एक एक पॉइंट को पकड़ लेंगे। हाँ कि सर ये बातें हुई थी, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस मर्जी बुक से
आपको समझ में आया, प्रैक्टिस करना। बस मैंने ये कहा था कि इस चैप्टर में हमारा जो यूनिवर्सिटी की जो ऑथर्स होते हैं और जो सीए आईसीआई का स्टडी मटेरियल होता है उसमें कुछ बातों का छोटा मोटा डिफरेंस होता है। तो यहां पर आप आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल आईसीआई के उसके लिए पढ़िएगा, और यहाँ के लिए आप जो है बुक में से जो भी बुक आपके पास होगी उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट चार्ट है। आप इसको अपने हाथ से लिखेंगे, मुझे आप प्रेशराइज करेंगे कि सर इसका वो पीडीएफ बना दो, तो मैं बना तो दूंगा, लेकिन ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप इसे खुद से नोट करें। सर अगर हमें आपकी नोटिंग में कुछ कमी लगती हो तो हम इसमें कुछ ऐड कर लें, बिल्कुल ऐड कर लेना। और मुझे भी कल को पढ़ाने के बाद लगेगा कि यार बच्चे के लिए मैं ये चीज ऐड कर देता तो अच्छा होता, तो मैं ऐड भी कर देता हूं। सॉरी। तो बेटे जनरल एंट्रीज को लेकर के जितनी भी सिचुएशंस थी वो मैंने सारी की सारी कवर कर दी है। याद कराने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली या चार्ट तरीके से हो दिया है, और मैं चाहूंगा कि मेरी मेहनत की थोड़ी कदर होनी चाहिए। वीडियो देखते हो तो चाहे यूट्यूब पर, या अगर हमारे स्टूडेंट को क्लासेस बाय की हुई हैं तो कम से कम व्हाट्सएप के ऊपर ही लिख दिया करो कि हाँ सर मैंने वो कंसेप्ट पढ़ा था और मुझे आपका तरीका अच्छा लगा था, तो मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ता रहूंगा। चलिए अब बहुत सारी बातें हो गई, अब हम चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंपल सी 2 इलस्ट्रेशंस कराई थी, अब हम आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट रिलैक्स कर लीजिए, बुक लीजिए, नहीं है बुक तो स्क्रीन पर देखिए, और आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और आपको बाकी बची हुई एंट्रीज की प्रैक्टिस कराते हैं। तो हमें एक बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है, और बैलेंस शीट में ध्यान देने वाली बात है कि सर इन्वेस्टमेंट दी हुई है तो हो सकता है क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सेल हो। अच्छा ये बताओ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है? दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। क्या मेरी इन्वेस्टमेंट इसी प्राइस पर सेल होती है? वो क्वेश्चन मुझे बताएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट सेल हुई तो किस प्राइस पर सेल हुई। ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि गगन सर हमारे पास जो शेयर है वो फुली पेड अप है, यानी कि वो जो मैंने आपको पार्टली पेड अप की एंट्री बताई है वो इस क्वेश्चन में नहीं लग रही है। ओके। तो हमारे पास 240 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 तो 2400 लाख, सारी फिगर्स इन लैक्स हैं। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और इस क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज हम एक तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, और दूसरा हम इसका यूज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए भी कर सकते हैं। हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज बोनस शेयर्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम बोनस कॉल के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, यानी वो किसी भी काम में आ सकता है। प्रीमियम को राइट ऑफ करना हो, सीआरआर बनाना हो, बोनस शेयर देना हो, बोनस कॉल देना हो, वो सबके लिए यूज हो सकता है। सेम इज द ट्रीटमेंट विथ P&L अकाउंट। ठीक है। नाउ ऑन 1st of April द कंपनी अनाउंस्ड बायबैक ऑफ 50 लाख इक्विटी शेयर्स। कंपनी कह रही है कि गगन सर हम बायबैक करेंगे 50 लाख शेयर्स, ओके, एट 18 पर शेयर। तो हमारा 10 रुपए का शेयर है और हम 18 रुपीज के ऊपर बायबैक करेंगे। सबसे पहले तो मुझे 50 इंटू 18 यानी कि 900 लाख रुपीस की मुझे पेमेंट चाहिए। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो 500 लाख रुपीस की कैपिटल मैं बाय बैक कर रहा हूं, घटाने वाला हूं। और अगर मैं लॉस की बात करूं, जो कि मेरा प्रीमियम मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, वो मेरा 400 लाख रुपीस का प्रीमियम का मुझे पेमेंट का लॉस होने वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मेरे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको मैंने आपको लिख के दिखाया, मेरे माइंड में स्टोर हो गई। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं स्टोर होती तो आप पीछे कहीं से लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, इसमें शर्माना नहीं होता। कैसे नोट करेंगे ये आपकी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि एग्जामिनर को वो नहीं चाहिए। मैंने अपने माइंड में 3 बातें पकड़ ली हैं। ठीक है सर। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। आपके पास 150 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, सारी बेच दी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसमें 20% का मुनाफा हो गया। यानी इस क्वेश्चन में मुझे
इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बारे में कहा गया है। सॉरी, आओ जी, मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं और आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को शुरू। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये बताओ, क्या हमारे शेयर फुल्ली पेड अप थे? हाँ सर, हमारे शेयर फुल्ली पेड अप थे। अगर ना होते तो क्या करते? अगले क्वेश्चन में शेयर पार्टली पेड अप हो जाएंगे। क्या करेंगे? फाइनल कॉल मंगवा के उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, नाउ सर वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट को सेल कर दो, तो यानी मैं इन्वेस्टमेंट सेल करूंगा तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट्स मेरी चली गई तो इन्वेस्टमेंट्स मेरी क्रेडिट। और 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन ने कहा था कि आपको प्रॉफिट हो रहा है सेल पर, अमाउंट डालने हैं, बताओ कैसे डालूं? बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अच्छा, क्वेश्चन में सेल प्राइस गिवन नहीं है। क्वेश्चन ने कहा जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है आपने 20% प्रॉफिट पर सेल कर दी, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर रुपीज इन लैक्स था, तो इन्वेस्टमेंट थी 150 लाख की, और प्रॉफिट कितना था? तो प्रॉफिट हुआ था 20%। अब किसी भी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर प्रॉफिट किस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे? हमने तो बचपन में दो दो चीजें पढ़ी हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, तो यहां पर वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई कंफ्यूजन है तो दूर कर दो। अगर उसे 20% प्रॉफिट कहा है तो सिंपल सा मैं इसी वैल्यू का 20% लूंगा, तो सर ये हो जाएगा 30 रुपीज। और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत, अगर आप हर बात के लिए कैलकुलेटर पे जाते हो तो थोड़ा बहुत वर्बली करने के लिए आदत डालो, टाइम बचता है। तो सर मेरी ये इन्वेस्टमेंट हो गई सेल 180 लैक्स की। तो ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं एंड इशू, साथ ही साथ इशू करो 3,12,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सारा का सारा अमाउंट पेबल होगा विद एप्लीकेशन। ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी हम एज्यूम करके ही चलते हैं कि सारा अमाउंट हमारा एप्लीकेशन के साथ पेबल होगा। तो मेरी ये फर्स्ट एंट्री हो गई और ये मेरी सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री क्या अलग अलग पास करूं, कंबाइन एंट्री पास करूं, ये बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर इश्यू हो रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम शेयर इशू कर रहे थे 3 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इन एप्लीकेशन, ठीक है, तो हमने 3 लाख शेयर्स इशू किए हैं ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये हमारे पास कितना हो गया? 300 लैक्स, और ये हो गया 330। नहीं समझ में आया तो कैलकुलेटर चलाओ यार, क्या दिक्कत? बच्चे कह रहे हैं कि सर अपने आप को ज्यादा होशियार समझते। ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, अगली एंट्री बताओ फटाफट। सर अगली एंट्री हमसे पूछो, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये कैपिटल इशू हुई 300 की, सॉरी 3 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच, और ये हुई 3 लाख शेयर्स प्रीमियम ऑफ 10 ईच 30 लैक्स, और ये हो गया हमारा 330। अब बेटे यहां से मेरे माइंड में एक बात और आ गई कि भाई मेरे पास जो प्रीमियम बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था उसकी वैल्यू बढ़ गई है, और मेरे पास जो बैलेंस शीट में पी एंड एल था उसकी भी वैल्यू बढ़ गई है। तो मैं क्या करता हूं, इमीडिएटली जाऊंगा और मैं बच्चे से बोलूंगा कि बेटे अब मैं इसको हटा देता हूं, और मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि अब आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां से ये कितने का हो गया? सर ये हो गया 380 का। ओ, और सर पी एंड एल कितना हो गया? ये हो गया आपका 370। 30 का ही आपको प्रॉफिट हुआ था इन्वेस्टमेंट की सेल में, और 30 का ही आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है। सॉरी, तो आपको प्रॉफिट मिला है और प्रीमियम मिला है, इसलिए ये वैल्यू बढ़ गई।
नाउ अब क्वेश्चन कह रहा है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी बॉट बैक द अनाउंस्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थ्रू ओपन मार्केट परचेज। वो उन्होंने बाय बैक कर लिया, तो बाय बैक की हमारी 5 कोर एंट्रीज है, उनको डालने का टाइम आ गया। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट द कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई आप एज्यूम कर लो कि कंपनी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। अब ये लिस्टेड और अनलिस्टेड की क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे, अभी कोई जरूरत नहीं। नाउ एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 करेंगे। पहले तो हम अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे, तो हम एंट्री पास करते हैं शेयर बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, शेयर बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट बताइए कितना, तो मैंने पहले ही आपको कैलकुलेट करके बता दिया था 900। कैसे आया था, हमने 50 लाख शेयर्स बाय करने थे 18 रुपीज। तो आप नरेशन इसमें अपने आप डाल लीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट शेयर बायबैक बैंक अकाउंट, शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। तो हमने बायबैक बैंक अकाउंट को यूज करके हमने ये शेयर्स को बाय कर लिया। नेक्स्ट, अब सर कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे 500 लैक्स। प्रीमियम ऑन बायबैक, ये हमारा नुकसान हो गया, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए का प्रीमियम है, टोटल 50 लाख शेयर्स हैं। और यहां पर हम बात करेंगे टू शेयर बायबैक अकाउंट 900। अब मुझे अगली 2 एंट्रीज बताइए। सर सबसे पहले तो हम करेंगे प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सर प्रीमियम ऑन बायबैक इसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको स्टेप बताया कि स्टेप क्या करते हैं, एग्जाम में मत लिख देना। प्रीमियम ऑन बायबैक को हम राइट ऑफ करेंगे। मुझे बताइए क्या एंट्री होगी। सर सबसे पहले तो हम यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते हैं प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। प्रीमियम ऑन बायबैक, बच्चों से इसमें गलती हो सकती है, इसलिए पहले आप डालिए फिर मैं बताता हूं। मुझे ये बताओ पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं हमने प्रीमियम कितना राइट ऑफ करना है, नुकसान कितना हुआ है। तो सर नुकसान हुआ है हमें 400, तो सबसे पहले हम ये 400 का अमाउंट यहां डालेंगे। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में है कितना। सिक्योरिटीज प्रीमियम में मेरे पास जो बैलेंस है वो है 380, इसका मतलब मेरे पास में बैलेंस कम है। अगर बैलेंस कम है तो फिर मैं रिजर्व में से लूंगा, इसी बात आ गई यहां। अब मैंने यहां पर लिखा 380। पहले मैंने देखा, जैसे आपने किसी को पैसे देने हो कि भाई मैंने किसी को पैसे देने हैं, तो भाई कितने मनी देना है 400, तो प्रीमियम कितना रेट ऑफ करना था 400। तो जिस अकाउंट में से आपने निकाला पैसा वहां पर था 380, यानी आपने पहले अपने ऊपर की पॉकेट चेक की, ऊपर की पॉकेट में से आपने निकाल के देना है हमेशा। ये कितना है 380, अच्छा 20 रुपए और रह गए, फिर दूसरी पॉकेट में हाथ डाला, वहां से पर्स निकाल के 20। एज सिंपल एज दैट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20 बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ। अब सर लास्ट में बनाऊंगा सीआरआर की एंट्री। किसी भी अच्छे आंसर के अंदर हमेशा बाद में बनाए जाते हैं वर्किंग नोट्स। बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स दे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ
इक्विटी कैपिटल बॉट बैक। तो हमने 50 लाख इक्विटी शेयर्स बाय किए हैं मार्केट से 18 रुपीज पर, लेकिन हमारी जो कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगी, यानी ये कितनी थी 500 लैक्स माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। आपने 3 लाख शेयर इशू किए थे 110 रुपीज पर, तो वो जो प्रीमियम था उसको भूल जाओ, उसकी फेस वैल्यू थी 100, ये कितना हुआ 300। इसका मतलब आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होगा 200 लैक्स का। इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के पास, और क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरा प्रीमियम को राइट ऑफ करने में खत्म हो चुका है, तो मेरे पास सिक्योरिटी तो अब आपने सीआरआर बनाना है। ऊपर की पॉकेट एम्प्टी है, खाली है, अगर कुछ बचा हुआ होता तो पहले वहां से निकालता। अब हमने अपने वॉलेट में चेक किया, हम 20 रुपए रिजर्व में से पहले ही दे चुके हैं। अब मैं जाऊंगा जनरल रिजर्व के पास, मैंने कहा जनरल रिजर्व कितना है 950। सेकंड अमाउंट है जनरल रिजर्व, यहां पर 950 का बैलेंस है, अभी तक कोई उसमें छेड़छाड़ हुई नहीं, 950 का बैलेंस है। अब मान लो मेरी पॉकेट में 950 रुपीज थे, है ना, उसमें से मैंने केवल 20 रुपीज का यूज किया था जब प्रीमियम को राइट ऑफ किया था, यानी मेरे पास अभी यहां पर 930 बचे हैं। तो क्या हम ऐसा करते हैं कि अब मेरी पॉकेट में जितने पैसे निकले ले भाई तू रख ले, ऐसा तो नहीं करते ना, कितने चाहिए तो 200 रुपए, 200 रुपए दूंगा ना, इसमें से 200 रुपीज। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, मेरी एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कितना अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 200। अब ना अगर कोई बच्चा ये कहना चाहे कि सर क्या हमें बैंक लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, चलिए इस क्वेश्चन में क्योंकि बैलेंस शीट दी हुई है, सब कुछ मैं जानता हूं, इसलिए मैं अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक बैलेंस भी चेक कर सकता हूं। हमारे पास बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस कितना था, हमारी बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस था 800 रुपीज। यहां पर आप देख सकते हैं बैंक का बैलेंस कितना था 800, ठीक है, हमारे पास 800 का बैंक बैलेंस था। फिर हमने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया 180 रुपीज, ये हो गया 980। अब इसमें से हमने बाय बैक बैंक अकाउंट के लिए 900 रुपीज देने थे, तो यानी कि अभी भी मेरे पास 80 लैक्स का बैलेंस सरप्लस में आ रहा है। अगर ये शॉर्ट होता, नेगेटिव होता, तो आप कह सकते थे कि सर क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन बैंक लोन लेना पड़ेगा, तो मैं बैंक लोन की एंट्री पास कर देता। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं बचा, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और स्टेशन नंबर नाउ ऑन 31 मार्च ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में हमारे पास शेयर कैपिटल है, बैलेंस शीट में हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, और फिर इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, और हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो शेयर्स हैं वो फुली पेड अप हैं, यानी हमें फाइनल कॉल की एंट्री इस क्वेश्चन में। सर हमारे पास वही सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, हमारे पास जनरल रिजर्व भी है, हमारे पास P&L भी है, बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। Now the company announced buyback of 25% of its equity shares at 15 per share। तो हमारे पास जो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स थे 40 लैक्स, तो 50%, इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में 50 लाख इक्विटी शेयर बाय हो रहे थे, यहां पर 60 लाख इक्विटी शेयर्स बाय हो रहे हैं।
₹15 पर बाय हो रहे हैं, इसका मतलब ₹10 का शेयर की फेस वैल्यू और ₹5 का हमारा वो प्रीमियम का लॉस है जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इस काम के लिए कंपनी ने हमारी सारी इन्वेस्टमेंट 150 लाख रुपए में बेच दी। तो 148 की इन्वेस्टमेंट थी, 150 सेल हो गई, इसका मतलब P&L में प्रॉफिट आ गया 2 लाख का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया हमारे पास 2 लाख का। कंपनी ने 2 लाख न्यू शेयर इशू कर दिया ऑफ ₹100 ईच एट पार। चले कुछ में 3 लाख थे, 2 लाख हो गए। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, कंपनी रिसीव्ड द टारगेट बायबैक बाय टेंडर मेथड। अब वो टेंडर से मतलब टेंडर दे के मंगवा रहे हो जिसको भी अप्लाई करना हो कर लो। लेटर ऑन द कंपनी इशूड 1 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। यहां पर कंपनी कह रही है हम बाद में बोनस शेयर इशू करेंगे। ये नई बात होगी कि यहां पर बोनस शेयर इशू, ठीक है। तो सारा कुछ करने के बाद हम बाद में बोनस शेयर की एंट्री पास करेंगे। तो बोनस शेयर की एंट्री क्या होती थी ये बताइए सर। सबसे पहले अगर क्वेश्चन करते हुए जब हम बोनस शेयर इशू करेंगे तब चेक करेंगे क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्या जनरल रिजर्व है, क्या P&L है, और हमने बोनस बोनस देना है। सर बोनस कितना देना है? तो वो कह रहे हैं कि हम बोनस देंगे एक पूरा 1 फुल्ली पेड अप शेयर देंगे फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। ठीक है। अब समझिए आपके पास टोटल 240 लाख रुपीस के शेयर्स थे जिसमें से आपने बाय बैक कर दिए 25%, यानी कि 60 लैक्स। तो यानी कि बाय बैक के बाद आपके पास शेयर्स थे 180 लैक्स। सिंपल। बैलेंस शीट शुरू हुई, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे 240 लैक्स। आपने क्वेश्चन करा 25% ऑफ शेयर्स बाय बैक कर लिए। तो 25% कितने हो गए 240 के? 60 लैक्स। तो बाय बैक हुए, कैंसिल हो गए, यानी बच गए 180 लाख। तो जब आप बोनस दे रहे थे तो 180 लाख शेयर थे और बोनस लिखा है 1 फॉर एवरी 4, यानी कि आपको एक शेयर बोनस में मिलेगा अगर आपके पास 4 शेयर होल्ड कर रहे हो। तो 180 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये हो गया 45 लाख इक्विटी शेयर्स। अब 45 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी ये बोनस का अमाउंट आ गया मेरा 450। अब वही सीक्वेंस लगाएंगे, पहले ऊपर की पॉकेट देंगे कितना पैसा है, फिर रिजर्व वाली पॉकेट देंगे कितना पैसा बचा है, फिर P&L का पॉकेट देंगे कितना पैसा बचा है। ठीक है। नाउ अब मैं आपको यहां से बुक से एंट्रीज फटाफट रीड करवा देता हूं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हमने 148 लाख की इन्वेस्टमेंट 150 बेची, 2 लाख रुपीज का P&L हो गया। मैं ऊपर गया और मेरे पास यहां पर जो P&L था उसमें मैंने +2 लिख दिया। अब मेरे पास 342 का P&L हो गया। ये पहली एंट्री पास हो गई। फिर सर हमने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करने थे पार पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यानी प्रीमियम में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। उसके बाद सर हमने एंट्री पास करनी थी शेयर बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पता नहीं बनाई क्यों नहीं, बनाएंगे। फिर हम इक्विटी शेयर को बायबैक करेंगे वो भी एंट्री बुक ने नहीं की है, करनी पड़ेगी। और फिर हम कैंसिल करेंगे। तो हमने ये इक्विटी शेयर बायबैक को कैंसिल किया। 600 की इक्विटी कैपिटल आई और 300 की हमारी ये प्रीमियम आया। कैसे आया तो मैंने कैलकुलेट करके बताया था, 60 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच और ये 60 लाख शेयर्स ऑफ 5 रुपीज प्रीमियम। अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर ये 60 लाख कैसे आया, तो 240 लाख के शेयर थे, उसका 5% है 60 लाख शेयर्स। अब हमने प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, तो हमने प्रीमियम को राइट ऑफ करना है 300 राइट ऑफ करना है। हम अपनी पॉकेट में गए, हमने अपनी पॉकेट में चेक किया कि पॉकेट में कितने पैसे हैं। तो सर पॉकेट में थे 350, प्रेफरेंस शेयर इशू करने में कुछ भी नहीं मिला। तो हमने इसमें से 300 तो प्रीमियम के राइट ऑफ में यूज कर लिए, यानी कि अब मेरे पास 50 लाख का बैलेंस बच गया। हमने ये सिक्योरिटी,
फिर सर हमें सीआरआर बनाना है। अब सीआरआर हमें बनाना था कितने का? सर सीआरआर हमें बनाना था, टोटल कैपिटल हमने बाय बैक की थी 600 लाख की और नई कैपिटल इशू की 200 लाख की, तो हमें सीआरआर बनाना था 400 लाख का, वर्किंग नोट में बताएंगे। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले जाऊंगा अपनी ऊपर वाली पॉकेट में, सिक्योरिटीज में 50 निकाल लिए और बाकी 350 रुपीज मैंने अपने जनरल रिजर्व से निकाले। इसका मतलब ये हो गया कि सर मेरे पास अब ये पूरी के तरीके से खत्म हो गया और जनरल रिजर्व में से मैंने 350 निकाल लिए हैं, तो 0 13 माइनस 5 8 580 ये बचा हुआ है। अच्छा ये उन्होंने एंट्री बाद में देखो डाल दी, कोई होगी ये एंट्री भी। अब हमें देना है सर बोनस, और मैंने आपको बताया था बोनस देना है 450 लैक्स का। तो 450 लैक्स का जब आप बोनस दोगे, तो बोनस देने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बोनस के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? सीआरआर। बोनस के लिए सबसे पहले सीआरआर, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर हमारे पास होते हैं फ्री रिजर्व। तो सीआरआर हमारे पास 400 का था, हमने वो किया। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास था नहीं, इसलिए हमने नहीं यूज किया। और जनरल रिजर्व हमने 50 लाख का यूज कर लिया। या आपने बोनस इशू डाला या बोनस टू शेयर होल्डर डाला और फिर बोनस आपने। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क देना था, मगर मैंने कहा चलो बोनस का पॉइंट है तो इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया, ठीक है। और इसके बाद एक और हमारे पास छोटी सी इलस्ट्रेशन है, सिंपल सी इलस्ट्रेशन है जिसमें कुछ खास है ही नहीं। तो ये वाली आपकी इलस्ट्रेशन होमवर्क में जाएगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद क्वेश्चन एक ऐसा दिया हुआ है जिसमें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी और बायबैक भी है, तो ये मैं भी नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बच्चों ने पहले बायबैक का चैप्टर पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया है। अगर आपने पहले बायबैक का चैप्टर पढ़ रखा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और अगर नहीं पढ़ रखा तो भी आपके लिए होमवर्क है, जब वो पढ़ेंगे उसके बाद इसको देख लीजिएगा। हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक लगभग लगभग सिमिलर होता है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अब हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। जर्नल एंट्री वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और मैं आपको ये वर्किंग नोट वाला पॉइंट करवा दूंगा। टाटा बाय बाय, सी यू। वीडियो में कमेंट कर दिया करो, और अगर क्लासेस लेते हो तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो व्हाट्सएप पर, दोस्तों को भी रिकमेंड कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।